नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, जो अधीनस्थ बोर्ड है यानी आरएसएम एसएसबी बोर्ड, इसके जो पुराने पेपरों की हमारे सॉल्यूशन की सीरीज चल रही थी, इसमें एक और ये पेपर दोस्तों, ये भी एलडीसी का पेपर ही है। और एलडीसी के दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 4 पारियों में आयोजित हुई थी 2018 की भर्ती परीक्षा। और दोस्तों इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं 2 पारियों के। और आज दोस्तों ये पेपर 9 सितंबर 2018 को आयोजित हुआ पेपर, जिसमें 50 प्रश्न जो पूछे गए थे जीके के, उनकी आज हम पूरी व्याख्या के साथ यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों इस चैनल पर इसी प्रकार के वीडियो, पुराने प्रश्नों के वीडियो अपलोड होते रहते हैं। तो इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में स्थित बेल आइकन भी दबा लें, ताकि समय समय पर क्लासेस अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं आज के हमारे एलडीसी का जो पेपर था। 9 दिसंबर को आयोजित हुआ था, 9 सितंबर 2018 को आयोजित हुआ था। और आपको पता है दोस्तों कि एक तो फर्स्ट पेपर और एक सेकंड पेपर दोस्तों हिंदी इंग्लिश का होता है एलडीसी में। और दोस्तों जो फर्स्ट पेपर होता है वो होता है दोस्तों राजस्थान जीके, साइंस और मैथ्स का, और कंप्यूटर का भी। तो ध्यान रखिएगा, ये आज जो क्लास है हमारे, जो केवल राजस्थान के जीके है यानी कला, संस्कृति, भूगोल और राजस्थान के इतिहास के प्रश्नों की होंगी। और शुरू करने से पहले एक जानकारी और दे दूं दोस्तों कि इसमें से कुछ करंट अफेयर के प्रश्न भी पूछे गए थे। उनको हम दोस्तों केवल या तो टिक लगाएंगे या फिर उनको स्किप करते हुए चलेंगे। तो बीच में अगर कोई पर्सन मैं कहूँ कि इसको स्किप करते हैं, करंट अफेयर का, वैसे आपको लग जाएगा कि करंट अफेयर का पर्सन था, क्योंकि 2018 का करंट अफेयर दोस्तों आगे महत्वपूर्ण नहीं पूछ होगा। क्योंकि जो करंट का है वो तो लगभग जो एग्ज़ाम होता है उससे, जो पहले एग्ज़ाम होता है वो तो 4-5 महीने या 6 महीने पहले के करंट पहुँच जाए। तो 2018 का करंट हमारा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके राजस्थान के जीके के, उसकी आज हम पूरी व्याख्या के साथ चर्चा करने वाले। तो बिना देरी के दोस्तों, समय को व्यर्थ किए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ। आपके सामने पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। शानदार प्रश्न है दोस्तों, वैसे तो सरल प्रश्न है, लेकिन दोस्तों रबी की फसलें और खरीफ की फसलों में आपको अंतर पता होना चाहिए, और इसकी आज हम पूरी व्याख्या करने वाले हैं। चलिए अब देखिए, सबसे पहले तो प्रश्न यही बनता है कि रबी की फसल कौन सी फसलें होती हैं। रबी की फसलें यानी दोस्तों सर्दी की फसलें, ऐसी फसलें जो सर्दी में बोई जाती है और वसंत ऋतु में उनकी कटाई होती है। यानी कि दोस्तों अक्टूबर या फिर नवंबर में इनको उगाया जाता है और वसंत ऋतु के आगमन पर दोस्तों इनकी कटाई होती है। तो इनमें से देखिए, इनमें से चावल, गेहूं, जौ और मसूर। तो ध्यान रखिए, इनमें से जो रबी की फसल नहीं है उसके बारे में दोस्तों हमें पूछा है। तो ध्यान रखिएगा, इनमें से रबी की फसल, ये आपके ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, चावल इनमें से नहीं है। ये दोस्तों खरीफ की फसल है। किसकी फसल है दोस्तों? खरीफ की। बाकी गेहूं, मसूर, जौ, ये दोस्तों किसकी फसल है? रबी की। इसके अलावा दोस्तों चना, चना भी है रबी की। आलू, आलू भी दोस्तों रबी की फसल है। सरसों, सरसों भी दोस्तों यहाँ पर रबी की फसल है। सूरजमुखी, क्या? सूरजमुखी भी यहाँ पर रबी की फसल है। जीरा, जीरा भी यहाँ पर दोस्तों रबी की फसल है। धनिया, धनिया भी दोस्तों यहाँ पर रबी की फसल है। एक जई है, जौ है, ये दोस्तों सभी रबी की फसल है। लेकिन इनमें से जो चावल है ये दोस्तों यहाँ पर खरीफ की फसल है, ध्यान रखिएगा। तो रबी की फसल क्या होती है? जो अक्टूबर या नवंबर में उगाई जाती है, वसंत ऋतु में जिसकी कटाई होती है, तो ये होती है रबी की फसल। अब हम चर्चा करेंगे दोस्तों कि खरीफ की फसल क्या होती है। तो ये चावल है जो खरीफ की फसल है। तो खरीफ की फसलें दोस्तों ऐसी फसलें जो मानसून की फसल के रूप में इसे जाना जाता है। ये दोस्तों जून में, जून या से लेकर अक्टूबर तक दोस्तों उगाई जाती है और मानसून के अंत तक दोस्तों ये काटी जाती है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और ये जो फसलें होती है चावल के अलावा, खरीफ की फसलों की बात करें, चावल के अलावा दोस्तों मक्का, मक्का आपके दोस्तों खरीफ की फसल है। और दोस्तों बात करें तो जवार, जवार भी क्या है? खरीफ की फसल। बाजरा, बाजरा भी यहाँ पर किसकी है? खरीफ की फसल। अरहर, अरहर भी दोस्तों यहाँ पर किसकी है? खरीफ की फसल। अरहर यानी दोस्तों दालें, अरहर में सभी आ जाती है दालें, तो दालें ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बात करें तो मूंगफली,
मूंगफली है दोस्तों, और कपास है, और बात करें तो दोस्तों है सोयाबीन, क्या सोयाबीन, और है दोस्तों गन्ना। तो ये सभी है खरीफ की फसलें। इनको भी जो उदाहरण दे रखे हैं ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं। और मुख्यतः दोस्तों ये प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये प्रश्न आपके आगामी होने वाली भर्ती परीक्षा में जरूर महत्वपूर्ण साबित होंगे। और एलडीसी की वैकेंसी भी जल्द ही अनाउंस होने वाली है, तो उसके लिए भी ये जरूर महत्वपूर्ण साबित होगा आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है। अब देखिए दोस्तों, आसान प्रश्न है ये। पहला दे रखा है खाद्य तेल, दूसरा दे रखा है दोस्तों खांडसारी, तीसरा दे रखा है पापड़ भुजिया, और जो चौथा दे रखा है अंतिम विकल्प सीमेंट। तो आसान है दोस्तों, खाद्य तेल आप सभी जानते हैं, तो ये तो कृषि आधारित है। जो खाद्य तेल होता है दोस्तों मुख्यतः सोयाबीन या फिर मूंगफली का होता है, या फिर दोस्तों तिल का तेल भी होता है, या फिर दोस्तों सरसों का तेल भी होता है। ये सभी खाद्य तेल कृषि आधारित है, कृषि आधारित है। और दोस्तों खांडसारी, खांडसारी का अर्थ है, खांड का अर्थ है दोस्तों यहाँ पर शक्कर। क्या है दोस्तों, शक्कर। और शक्कर दोस्तों किससे प्राप्त होती है, गन्ना से या फिर चुकंदर से। तो वो भी किस प्रकार का है, कृषि आधारित उद्योग है। पापड़ भुजिया की बात करें तो पापड़ और भुजिया, मुख्यतः दोस्तों पापड़ और भुजिया किससे बने होते हैं, आप सभी जानते हैं, मुख्यतः ये दालों के बने होते हैं। किससे बने होते हैं, दालों के। तो ये भी कृषि आधारित है। लेकिन इनमें से सीमेंट, सीमेंट दोस्तों मुख्यतः चूना पत्थर, मिट्टी और जिप्सम, इसका इसमें उपयोग किया जाता है, जो कि कृषि आधारित ये उद्योग नहीं है। बस ये तो आसान हो जाएगा ना। बस विकल्प डी है वो यहाँ पर हमारे सही उत्तर है, विकल्प डी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, 53 नंबर प्रश्न है आपके सामने। राजस्थान के 5वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्थानीय निकायों को आवंटित संसाधनों का वितरण अनुपात है। तो यह अनुपात दोस्तों 75.10% ग्रामीण निकायों को और 24.90% शहरी निकायों का यह अनुपात है। ए विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और पांचवा जो वित्त आयोग है दोस्तों, इसका गठन के बारे में ध्यान रखिएगा। 30 मई 2015 को दोस्तों इसका गठन हुआ था। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, तो ए विकल्प है वो यहाँ पर हमारे सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, अब ये 52 नंबर हो गया, 52, 53 भी हो गया, 54 प्रश्न की ओर। 54 नंबर प्रश्न है दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित। शानदार प्रश्न है दोस्तों, तो पूरी व्याख्या करने वाले इस प्रश्न की। तो देखिए, अब जो पंचायती राज है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, कौन सा संशोधन दोस्तों, 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था, इसमें दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी। और इसमें दोस्तों 11वीं जो अनुसूची है इसको जोड़ा गया, और इसमें पंचायती राज के 29 कार्यों का उल्लेख है। कितने दोस्तों, 29 कार्यों का। ध्यान रखिएगा, जो 73वां संविधान संशोधन है 1992 में पारित हुआ था, लेकिन 24 अप्रैल, ध्यान रखिएगा, 24 अप्रैल दोस्तों 1993 को लागू हुआ। और 24 अप्रैल को ही दोस्तों हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं, आप सभी को पता है। तो डेट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो लागू कब हुआ, 24 अप्रैल 1993 को, और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस हम मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसी के अंतर्गत दोस्तों भाग 9 में कुछ अनुच्छेद जोड़े गए। ये अनुच्छेद दोस्तों 243 से 243 ओ तक है। कितने हैं दोस्तों, 243 से 243 ओ। अब इन पूरे जो अनुच्छेद है इसकी भी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जो 243वां अनुच्छेद है उसमें तो यहाँ पर परिभाषाओं का उल्लेख है। किसका उल्लेख है दोस्तों, परिभाषाओं का। 243 ए है, इसमें दोस्तों ग्राम सभा का उल्लेख है। किसका उल्लेख है, ग्राम सभा का। 243 बी है, इसमें जो पंचायत हैं इनके गठन का उल्लेख है, पंचायतों का गठन का उल्लेख है। 243 सी है, इसमें दोस्तों पंचायतों की संरचना का उल्लेख है। किसका है, पंचायतों की संरचना का, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों अब ये मिटा रहा हूँ, देखिए आगे डी की चर्चा करेंगे। तो 243 जो डी है, इसमें जो स्थानों का आरक्षण है, आरक्षण का उल्लेख है, स्थानों का आरक्षण का उल्लेख। और ध्यान रखिएगा दोस्तों 243 ई है, इसमें जो पंचायतों की अवधि है, पंचायतों की अवधि,
पंचायतों की अवधि का यहाँ पर उल्लेख है, ध्यान रखिएगा। 243F है, इसमें जो सदस्य होते हैं इनके उनकी निहरताओं का उल्लेख है, सदस्यों की निहरताओं का उल्लेख है। और दोस्तों 243G की बात करें तो इसमें जो पंचायतों की शक्तियाँ हैं, क्या पंचायतों की शक्तियाँ और दोस्तों इनके जो प्राधिकार उत्तरदायित्व है इनका उल्लेख है 243G में। तो हमें प्रश्न क्या पूछा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारी से संबंधित है? बस जो 243G है यही दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारे। तो 243G किस में दिख रहा है दोस्तों? विकल्प डी में। तो विकल्प डी यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। अब आगे भी दोस्तों जो अनुच्छेद है उसकी चर्चा कर रहे हैं हम, जी तक हो गया हमारे। आगे जो है दोस्तों 243H, इसमें जो उल्लेख है दोस्तों पंचायतों द्वारा जो अध्यारोपित करने की शक्तियां और उनकी जो निधियां हैं उनका उल्लेख है 243H में, ध्यान रखिएगा। 243 आगे आई की बात करें तो आई का दोस्तों आई मतलब आयोग, तो वित्त आयोग का जो गठन है उनका उल्लेख है, वित्त आयोग के गठन का उल्लेख किस में है? आई 243 आई मतलब आयोग, ध्यान रखिएगा इससे। 243 दोस्तों जे की बात करें तो पंचायतों के लेखाओं की जो संपरीक्षा है दोस्तों इसका उल्लेख है 243J में। 243K की बात करें तो पंचायतों के लिए जो निर्वाचन है उनका उल्लेख है 243K में। निर्वाचन का उल्लेख किसमें है दोस्तों? 243K में। अब इसको भी हटा रहा हूँ, आगे भी चर्चा कर रहे हैं हम 243L की। तो 243L में दोस्तों जो संघ और राज्यों के क्षेत्र में लागू होते हैं उनका उल्लेख है दोस्तों ये पंचायती राज व्यवस्था का। और दोस्तों बात करें अगर 243M की, किसकी? L के बाद दोस्तों M की, तो इसमें दोस्तों जो कातिपय क्षेत्र होते हैं उसमें यहाँ पर लागू नहीं होने की जो नियरता है वो इसमें दे रखी 243M में। 243N की बात करें तो दोस्तों जो विद्यमान विधियों और पंचायत बनने रहने का उल्लेख है वो है इसमें विद्यमान निधियाँ और दोस्तों पंचायतों के बने रहने का उल्लेख है इसमें। अंतिम जो है दोस्तों 243O, उसमें है दोस्तों यहाँ पर निर्वाचन संबंधी मामलों में यहाँ पर जो न्यायालय है उसका यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। न्यायालय का जो हस्तक्षेप नहीं है निर्वाचन संबंधी वो किस में है? अंतिम जो है 243O में। तो इस पूरी व्याख्या की चर्चा की दोस्तों हमने, तो ध्यान रखिएगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था, आप सभी जानते हैं दोस्तों, और आगे भी प्रश्न आएंगे उसमें भी दोस्तों हम चर्चा करेंगे। वैसे एक प्रश्न में हम पूरी यहाँ पर जो पंचायती राज व्यवस्था है 73वां दोस्तों संविधान संशोधन है, यहाँ पर उसकी पूरी व्याख्या नहीं कर सकते। तो ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पर हमारे राइट आंसर है। जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद आए हैं उसकी हमने यहाँ पर चर्चा की, तो वो महत्वपूर्ण अनुच्छेद ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए अब अगला प्रश्न है दोस्तों 55 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का गठन कब किया गया? तो ध्यान रखिए केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान यानी दोस्तों सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CAZRI। सी का यहाँ पर फुल फॉर्म है सेंट्रल, ए का मतलब है दोस्तों एरिड, जेड का मतलब है यहाँ पर जोन, आर का मतलब है रिसर्च, आई का मतलब है यहाँ पर इंस्टीट्यूट। यानी दोस्तों जो काजरी है ये कहाँ पर है? जोधपुर में है, राजस्थान के जोधपुर में है। और जो इसकी स्थापना है वो स्थापना दोस्तों 1959 को की गई। कब की गई? 1959 को। तो 1959 हमारे विकल्प सी में है, तो सी विकल्प हमारे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों अब 56 नंबर प्रश्न कि निम्न में से कौन सी संस्था हस्तशिल्पियों से सीधे उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीदती है? तो पहली दे रखी है आपके रिको, दूसरी दे रखी है RFC, तीसरी दे रखी है रासिको, चौथी दे रखी है दोस्तों यहाँ पर RBI। तो दोस्तों जो हस्तशिल्प और वस्तुओं की खरीदारी का अधिकार है दोस्तों ये एक राज सिक्कों के पास, ये संस्था विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों 57 नंबर प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपज है? शानदार प्रश्न, तो ध्यान रखिएगा जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है जिसे हम दोस्तों राजस्थान की मरुगंगा राजस्थान नहर के नाम से भी जानते हैं, ये उपज है दोस्तों कंवर सेन की। किसकी है? कंवर सेन की। विकल्प डी यहाँ पर सही
उत्तर हो जाएगा। और कंवर सेन आप सभी जानते हैं, एक दोस्तों राजस्थान की लिफ्ट नहरों में से एक है। राजस्थान से 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई है, 9 दोस्तों इसकी शाखाएं हैं, आप सभी जानते होंगे इसके बारे में। तो ध्यान रखिएगा, पहले इसका नाम, वैसे तो जो इंदिरा गांधी नहर है इसका नाम था दोस्तों राजस्थान नहर। क्या था? राजस्थान नहर। लेकिन इंदिरा गांधी जी की जो मृत्यु हुई थी उनके पश्चात 1984 में दोस्तों उनकी जो स्मृति है उनके स्मृति में इसका नाम इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। 1984 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। और ये नहर दोस्तों जो राजस्थान का उत्तर पश्चिमी भाग है, आप सभी जानते हैं कि राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में ये बहती है। और जो सूखे ज़िले हैं मुख्यतः जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और नागौर, और दोस्तों ये जैसे गंगानगर है, इनको दोस्तों ये जो जलापूर्ति है उनकी जलापूर्ति करती है। तो एक वरदान के रूप में है दोस्तों। ऐसे सूखे जिलों में दोस्तों जो जल की कमी थी उनको दूर किया है किसने? इंदिरा गांधी नहर ने। तो अति महत्वपूर्ण है यहाँ पर। और ध्यान रखिएगा, ये जो इंदिरा गांधी नहर है ये व्यास किसके? व्यास व सतलुज के, व्यास व सतलुज के संगम पर दोस्तों हरिके बैराज बांध से निकाली गई है, आप सभी जानते होंगे ये। और कुछ जानकारी इससे देखें अगर दोस्तों, तो देखिए इसमें जो मसीता वाली तक, यानी दोस्तों हरिके बैराज से हनुमानगढ़ के मसीता वाली तक जो है फीडर, उसे राजस्थान फीडर के नाम से जानते हैं, राजस्थान फीडर के नाम से। यानी हरिके बैराज से हनुमानगढ़ के जो मसीता वाली तक है, इस यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है? 204 किलोमीटर। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, मात्र 35 किलोमीटर ये राजस्थान में, ये जो राजस्थान फीडर है ये मात्र 35 किलोमीटर राजस्थान में, और दोस्तों पंजाब और हरियाणा में ये है दोस्तों 169 किलोमीटर। कुल करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 204 किलोमीटर। तो राजस्थान फीडर की जो लंबाई है वो कितनी है? 204 किलोमीटर है। एक दोस्तों मुख्य नहर है जो मसीता वाली से जैसलमेर के मोहनगढ़ तक जाती है, उसकी जो लंबाई है वो है 445 किलोमीटर है। मुख्य नहर की लंबाई किसकी दोस्तों? मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर, ये भी ध्यान रखिएगा। और कुल अगर बात करें, कुल इतनी इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 445 तो ये मुख्य नहर, और दोस्तों 209 है आपके जो राजस्थान फीडर, यानी कि 649 किलोमीटर है इसकी कुल लंबाई। तो इंदिरा गांधी के बारे में ये सब जानकारी आप ध्यान में रखिएगा। चलते हैं दोस्तों हम अब अगले प्रश्न की ओर। अब अगला 58 नंबर प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला है? तो देखिए दोस्तों, इनमें से 5, 6, 7 या फिर 12, तो क्या होगा इसका सही उत्तर? यह सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विकल्प डी, यानी 12 जिलों में यहाँ पर थार मरुस्थल का विस्तार है। और दोस्तों राजस्थान के अलावा आप जानते हैं कि जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान में भी दोस्तों कुछ थार का मरुस्थल है, उसका विस्तार है। इसके अलावा दोस्तों हरियाणा में भी है, हरियाणा के साथ साथ गुजरात के साथ साथ दोस्तों पंजाब में भी थोड़ा बहुत यहाँ पर दोस्तों इसका विस्तार है। लेकिन हमें राजस्थान की दृष्टि से पूछा है, तो राजस्थान की दृष्टि से हमारे यहाँ पर विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है अब दोस्तों, अब देखिए 59 नंबर प्रश्न ये अगला, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का विलय राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड में कब किया गया? अब देखिए राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड यानी RSMDC, जिसकी दोस्तों इसकी स्थापना आपके 27 सितंबर 1979 को हुई थी। RSMDC की ध्यान रखिएगा। एक है दोस्तों और RSMML, इसकी स्थापना दोस्तों 1947 में हुई थी। तो ध्यान रखिएगा जो ये निकाय है यानी RSMDC यानी दोस्तों राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, और इसका जो विलय है दोस्तों वो विलय किया गया किसमें? राजस्थान राज्य खान खनिज
लिमिटेड में। ये विलय किया गया, कब विलय किया गया? 19 फरवरी 2003 को। तो जो विकल्प डी है ये यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है अब 60 नंबर प्रश्न। राजस्थान में चल रहे सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सक्षम योजना क्या है? अब ये दोस्तों देखिए सीधा सा टिक लगा देते हैं यहाँ पर। जो विकल्प बी है ये बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण देती है। चलिए अगला देखिए अब ये भी रिफाइनरी से संबंधित प्रश्न, इसमें भी टिक लगा देते सीधा कि जो रिफाइनरी है वो राजस्थान की, उसमें राज्य सरकार और जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम है उसकी हिस्सेदारी कितनी है? तो ये 26:74 की हिस्सेदारी है। बी विकल्प यहाँ पर सही उत्तर था। अगला देखिए, अगला है दोस्तों यहाँ पर 62 नंबर प्रश्न। निम्न में से राजस्थान के किस जिला औद्योगिक केंद्र में 31 मार्च को, ये भी करंट का था प्रश्न, यहाँ पर दौसा, जालोर और प्रतापगढ़ सही उत्तर था विकल्प डी। चलिए अगला प्रश्न है अब अगला 63 नंबर प्रश्न, ये अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है थोड़ा। देखिए प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है? तो क्या होगा दोस्तों इसका सही उत्तर? सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट, या कोटा तापीय पावर प्लांट, या छाबड़ा तापीय पावर प्लांट, या फिर दोस्तों धौलपुर गैस तापीय पावर प्लांट। तो इसका जो सही उत्तर था वो था यहाँ पर सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट, विकल्प ए, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर था। और सूरतगढ़ तापीय जो पावर प्लांट है दोस्तों कहाँ पर है? सूरतगढ़ श्री गंगानगर में। कहाँ पर है? श्री गंगानगर में। और इसकी जो क्षमता है, इसकी क्षमता कितनी है दोस्तों? 1500 मेगावाट की क्षमता है। 1500 मेगावाट ये दोस्तों यहाँ पर उत्पादन करता है बिजली का। और ध्यान में रखिएगा इसका संचालन दोस्तों RVUNL राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा दोस्तों इसका संचालन किया जाता है। तो विकल्प ए है वो यहाँ पर सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है अब 64 नंबर प्रश्न। राजस्थान में देश का खाली जगह प्रतिशत फेल्सपार भंडार है। अब ये प्रश्न है दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ थे इसलिए RSM SSB बोर्ड ने इस प्रश्न को डिलीट कर दिया था। चलिए अगला प्रश्न है 65 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में राजस्थान की कौन सी विद्युत परियोजना राज्य के स्वयं की पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना है? इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि इनमें से ऐसी कौन सी परियोजना है जिसमें जो बिजली का उत्पादन होता है दोस्तों, यानी विद्युत जो परियोजना है वो केवल राजस्थान ही उसका लाभ उठाता है। तो ध्यान रखिएगा क्या होगा इसका सही उत्तर? क्या चंबल परियोजना, क्या व्यास, या फिर माही, या फिर दोस्तों सतपुड़ा? तो जो विकल्प सी है वो यहाँ पर सही उत्तर था। माही बजाज सागर दोस्तों हाइड्रो पावर प्लांट ये राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में है। कहाँ पर है दोस्तों? बांसवाड़ा जिले में है। और यहाँ पर बिजली परियोजना 1986 से यहाँ पर स्वीकृत की गई है और चालू है यहाँ पर दोस्तों 1986 से चालू है। और यहाँ पर 140 मेगावाट कितनी क्षमता के साथ? 140 मेगावाट क्षमता के साथ बिजली का उत्पादन होता है, जिसका जो लाभ है केवल राजस्थान राज्य ही उठाता है। तो माही परियोजना जो कि कहाँ पर है? ये माही बजाज सागर हाइड्रो पावर प्लांट ये है दोस्तों राजस्थान के बांसवाड़ा में। विकल्प सी यहाँ पर हमारे राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों अब 66 नंबर प्रश्न कि मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब के शासन काल में निरंतर मुगल दरबार में कार्य करने वाले जयपुर के शासक का नाम बताइए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों इनमें से राजा मान सिंह, या मिर्जा राजा जय सिंह, या सवाई जय सिंह, या दोस्तों भगवंत दास कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मिर्जा राजा जय सिंह। इन्होंने दोस्तों मुगल दरबार में सेनापति के पद पर रहकर 46 वर्ष तक दोस्तों इन्होंने मुगल दरबार में सेवाएं दी अपनी, सेनापति के पद पर भी रहे। और इन्होंने 3 मुगल जो बादशाह हैं उनका शासनकाल देखा। तो यहाँ पर दे रखा है, एक तो नाम दे रखा है दोस्तों शाहजहां का शासनकाल भी देखा इन्होंने दोस्तों। शाहजहां के पहले दोस्तों जहांगीर दोस्तों शाहजहां और औरंगजेब इन तीनों का इन्होंने शासनकाल देखा।
और ध्यान रखिएगा कि शाहजहाँ द्वारा दोस्तों 1637 ईस्वी में, कब 1637 ईस्वी में इन्हें मिर्ज़ा राजा की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि मिर्ज़ा राजा जय सिंह को मिर्ज़ा की उपाधि से किसने सम्मानित किया? तो किसने किया दोस्तों? शाहजहाँ ने। ध्यान रखिएगा कब किया? 1637 में। इन्होंने कितने राजा मुगलों का जो शासक है उनका शासनकाल देखा? 3 का। इनमें से 3 है जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब। सर्वाधिक इन्होंने दोस्तों 46 वर्ष से भी ज़्यादा इन्होंने सेवाएं दी थी मुगल सेनापति के रूप में। तो विकल्प जो बी है वो यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों अब 67 नंबर प्रश्न। ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि कोटा राज्य का संस्थापक शासक कौन था? तो इनमें से कौन है दोस्तों? माधो सिंह, मुकुंद सिंह, किशोर सिंह या फिर राम सिंह? तो सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प ए, माधो सिंह। विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर था। अगला देखिए, अब अगला प्रश्न है दोस्तों किस हिंदू महीने यानी विक्रम संवत में तेजा दशमी मनाई जाती है? तो दोस्तों देखिए जो तेजा दशमी है वो कब मनाई जाती है? तो हिंदू महीने दोस्तों कब? आशोज, श्रावण, भाद्रपद या फिर कार्तिक? तो ये मनाई जाती है कब दोस्तों? भाद्रपद मास में। कब मनाई जाती है? भाद्रपद मास में। और भाद्रपद में भी दोस्तों भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी मनाई जाती है। और प्रत्येक वर्ष दोस्तों नागौर के पर्वत नामक स्थान पर, कहाँ पर? पर्वत सर नामक स्थान पर दोस्तों नागौर में भाद्रपद शुक्ल दशमी को यहाँ पर तेजाजी पशु मेला भी भरता है। तो इनके बारे में भी आप ध्यान में रखिएगा। तो विकल्प यहाँ पर जो सी है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ और है दोस्तों, जो इनकी घोड़ी है, इनकी घोड़ी का नाम दोस्तों लीलन या फिर श्रृंगारी भी कहते हैं दोस्तों, लीलन श्रृंगारी। तो इनकी घोड़ी का नाम था, तो पूछा जा चुका है इसलिए ध्यान रखिएगा इनकी घोड़ी का नाम क्या था? लीलन श्रृंगारी। और जो इनके पुजारी होते हैं दोस्तों, इनके पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? घोड़ला कहा जाता है। तो इसके बारे में भी थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। ये दोस्तों नागवंशीय जाट थे। कौन थे? नागवंशीय जाट। तो इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो जो विकल्प सी है वो यहाँ पर सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों अब 69 नंबर प्रश्न। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? अब ये दोस्तों आभूषण से संबंधित प्रश्न, तो अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो जो चंपाकली आभूषण है कहाँ पहना जाता है? गर्दन में या सिर में या माथे में या फिर दोस्तों कान में? तो जो सही उत्तर है दोस्तों गर्दन या फिर गले में चंपाकली आभूषण पहना जाता है। ध्यान रखिएगा ए विकल्प यहाँ पर हमारे सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर चंपाकली के अलावा गले के या गर्दन के आभूषणों की बात करें तो एक दोस्तों आपने सुना होगा ठुस्सी नामक आभूषण है, वो गले में पहना जाता है। सोहन कंठी, क्या सोहन कंठी नामक आभूषण भी दोस्तों यहाँ पर गले में पहना जाता है। आड़ नामक आभूषण भी दोस्तों गले में पहना जाता है। मादलिया नामक आभूषण भी दोस्तों गले में पहना जाता है। हालरो नामक आभूषण भी दोस्तों गले में पहना जाता है। तिमणिया नामक आभूषण भी दोस्तों गले में पहना जाता है। हंसली नामक आभूषण भी दोस्तों यहाँ पर गले में पहना जाता है। एक और है दोस्तों यहाँ पर बज्रकंठी नामक आभूषण भी यहाँ पर गले में पहना जाता है। तो ये सभी गले में पहने जाने वाले आभूषण है, गर्दन में पहनने जाने वाले आभूषण है। ये महिलाओं द्वारा शोभा बढ़ाई जाती है दोस्तों। तो जो विकल्प ए है वो यहाँ पर सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है अब 70 नंबर प्रश्न आपके सामने कि दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया? बेहद ही शानदार प्रश्न है। अब देखिए जो इसका सही उत्तर क्या था दोस्तों, NV गौडगिल, महाराव भीम सिंह जो कोटा के थे, या फिर महाराव बहादुर सिंह, या फिर दोस्तों गोकुल लाल असावा। तो हाड़ौती संघ बनाने का जो प्रस्ताव रखा वो दोस्तों किसके द्वारा रखा गया? वो रखा गया यहाँ पर महाराव
भीम सिंह जो कि कोटा के दोस्तों महाराव थे, ध्यान में रखिएगा। विकल्प बी है वो यहाँ पर हमारे सही उत्तर हो जाएगा। तो एक चीज़ और है दोस्तों, ये तो है हाड़ौती संघ, तो इसका जो प्रस्ताव रखा वो किसने रखा? भीम सिंह ने। एक है दोस्तों हाड़ौती सेवा संघ, कौन सा? हाड़ौती सेवा संघ। इसका जो स्थापना है वो की गई किसके द्वारा दोस्तों? नैनू राम द्वारा, नैनू राम शर्मा के द्वारा, ध्यान में रखिएगा। और कोटा प्रजन मंडल की भी स्थापना, कोटा प्रजा मंडल की स्थापना 1939 में, 1939 में दोस्तों नैनू राम शर्मा के द्वारा ही की गई थी। तो जो यहाँ पे तो हमारे विकल्प भी सही है, यानी कि जो हाड़ौती संघ है, हाड़ौती संघ दोस्तों जो आसपास के हाड़ौती क्षेत्र में जो राज्य आते हैं, मुख्यतः कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी, तो इनको दोस्तों एक संघ बनाने का जो प्रस्ताव रखा था वो तो किसने रखा? महाराव भीम सिंह ने। और एक है दोस्तों आपके जो हाड़ौती सेवा संघ, इसका ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना नैनूराम शर्मा ने की थी। इन्होंने ही दोस्तों कोटा प्रजन मंडल की भी स्थापना की थी, तो ध्यान में रखिएगा। बी विकल्प है वो यहाँ पर 70 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों अब आपके सामने 71 नंबर प्रश्न है कि जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना उपनाम ब्रजनिधि लिखते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इनमें से जयपुर के कौन से शासक है? क्या सवाई जय सिंह, या सवाई प्रताप सिंह, या सवाई पृथ्वी सिंह, या फिर दोस्तों ईश्वरी सिंह? तो यहाँ पर सही उत्तर है वो है विकल्प बी, यानी सवाई प्रताप सिंह। और इन्होंने ही दोस्तों हवा महल का निर्माण भी करवाया था, सवाई प्रताप सिंह ने। तो जो विकल्प बी है वो यहाँ पर राइट आंसर है। बेहद ही शानदार इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर ये। अगला देखिए, अगला 72 नंबर प्रश्न है अब कि जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की? शानदार प्रश्न है दोस्तों। तो किसने की दोस्तों? विजय सिंह पथिक, टीकाराम पालीवाल, अर्जुन लाल सेठी, या फिर हीरालाल शास्त्री? तो ध्यान रखिएगा, जयपुर में वर्धमान विद्यालय या फिर दोस्तों वर्धमान या जैन विद्यालय के नाम से भी इसे हम जानते हैं, इसकी स्थापना अर्जुन लाल सेठी के द्वारा 1907 में की गई थी, ध्यान में रखिएगा। और ये भारत की प्रथम राष्ट्रीय विद्यापीठ थी, ध्यान रखिए। जैन वर्धमान विद्यालय, ये दोस्तों यहाँ पर वर्धमान विद्यालय दे रखा है, अगर जैन वर्धमान विद्यालय है होगा अगर आए दोस्तों तो इसका भी ध्यान रखिएगा, ये एक ही है। तो जो इसकी स्थापना है 1907 में अर्जुन लाल सेठी के द्वारा की गई थी। तो जो विकल्प सी है वो यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है अब दोस्तों 73 नंबर प्रश्न। चलिए 73 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1817 के विद्रोह का एक नेतृत्व करता था? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1857 की क्रांति में कोटा में दोस्तों जब विद्रोह हुआ था तो उस समय वहाँ पर नेतृत्व दोस्तों दो लोगों के द्वारा, दो क्रांतिकारियों के द्वारा किया गया। एक तो दोस्तों नाम आता है जयदयाल का, किसका नाम आता है दोस्तों? लाला जयदयाल का। और एक नाम आता है दोस्तों यहाँ पर मेहराब खां का, किसका नाम आता है? मेहराब खां का। और कोटा में दोस्तों 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किया गया दोस्तों जयदयाल और मेहराब खां के द्वारा। तो जो विकल्प ए है ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसी समय दोस्तों कोटा के बर्टन पॉलिटिकल एजेंट दोस्तों कोटा बर्टन की भी यहाँ पर इस नेतृत्व में क्रांतिकारियों के द्वारा हत्या की कर दी गई थी। इसी कारण जयदयाल और मेहराब खां को भी दोस्तों उसी जगह पर यहाँ पर इनको फांसी पर भी लटका दिया गया था, ये दोस्तों शहीद हो गए थे। तो ध्यान रखिएगा ये विकल्प है वो यहाँ पर हमारे राइट आंसर है। अगला प्रश्न है अब 74 नंबर प्रश्न, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? तो इनमें से दोस्तों कौन सा गीत करता है युवती के सौंदर्य का वर्णन? तो ध्यान रखिएगा ये कौन सा होगा? कुर्जा, मुम्मल, सपना, या फिर गोरबंद? ये करता है दोस्तों मुम्मल लोकगीत। ये राजस्थान का एक लोकगीत है दोस्तों, मुम्मल लोकगीत, जो कि दोस्तों एक युवती के जो सौंदर्य है उसका वर्णन करता है। और मुम्मल व महेंद्र की दोस्तों ऐतिहासिक प्रेम कहानी भी है,
उसका भी वर्णन दोस्तों मिलता है इतिहास में, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। तो विकल्प बी है वो यहाँ पर हमारे सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, त्रिपुर सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये तो आसान प्रश्न ही है। कहाँ होगा दोस्तों? बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर या चित्तौड़, कहाँ पर होगा? जी हाँ, बांसवाड़ा में। त्रिपुर सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? त्रिपुरा सुंदरी का बांसवाड़ा में। ए विकल्प है वो सही उत्तर है। चलिए अब अगला प्रश्न है दोस्तों 76 नंबर प्रश्न। अब ये सम्मिलित करने से संबंधित है दोस्तों। देखिए अब यहाँ पर सम्मिलित करने से संबंधित निम्नलिखित वन्यजीव अभयारण्य को उनके सही अवस्थितियों से मिलाइए। तो देखिए पहला जो अभयारण्य दे रखा है यहाँ पर, अब सबसे पहले तो ऐसे प्रश्नों को 1, 2, 3, 4 और 5 है ना, इस प्रकार से लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए पाँचों नंबर हमने लिख दिए यहाँ पर। अब देखिए इनमें से अगर आता है आपको नज़र पड़े, सबसे पहले नज़र पड़ रही है दोस्तों ताल छापर की। तो ताल छापर दोस्तों जो कि काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, आप सभी जानते हैं। कहाँ पर है? चूरू में। तो 4 के नीचे आ जाएगा दोस्तों चूरू, यानी बी नंबर। 4 के नीचे ये बी नंबर लिख दिया। अब देखिए ऑप्शन की ओर देखिए कि बी नंबर किस में है। ये 4 रहा, ये 4 रहा ना, ये देखिए यहाँ पर 4 रहा, ये वाला 4 रहा। अब 4 में देखिए बी किस में? एक तो है दोस्तों विकल्प सी में, एक है यहाँ पर विकल्प डी में। तो ये ए और बी तो यहाँ पर एलिमिनेट हो गए, यानी ये दोनों तो ऑप्शन होंगे नहीं। अगर यहाँ पर सरिस का अभ्यारण्य का देखूँ, सरिस का अभ्यारण्य आप सभी जानते हैं दोस्तों कहाँ पर है। ये यहाँ पर अलवर में। कहाँ पर है? अलवर में। तो 5 के नीचे क्या आ जाएगा? डी। तो 5 के नीचे डी किस में है दोस्तों? देखिए अब ये 5 के नीचे डी है केवल विकल्प सी में। तो विकल्प सी ही हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगर देखिए दोस्तों वन विहार की, वन विहार दोस्तों 3 नंबर, ये है दोस्तों कहाँ पर? धौलपुर में। तो 3 के नीचे आ जाएगा ए। बात करूँ दोस्तों यहाँ पर वन विहार हो गया जवाहर सागर अभ्यारण्य की। तो जवाहर सागर देखिए कहाँ पर है? कोटा में। तो 2 के नीचे आ जाएगा दोस्तों ई। और रामगढ़ की देखूँ दोस्तों, तो रामगढ़ है यहाँ पर बूंदी में। तो 1 के नीचे आ जाएगा सी, यानी कि CEABD, CEABD वो है दोस्तों विकल्प सी में। तो विकल्प सी यहाँ पर हमारे राइट आंसर होगा। तो इसी प्रकार के अगर आप प्रश्नों को करोगे तो आसानी से हल हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों 77 नंबर प्रश्न कि कौन से वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ी निर्माण में होता है? तो इनमें से देखिए कौन से वृक्ष की पत्तियों का उपयोग दोस्तों बीड़ी निर्माण में किया जाता है? पलाश के पत्तियों का, या दोकड़ा के, या तेंदू के, या फिर दोस्तों सागवान के। तो ध्यान रखिएगा तेंदू के पत्तियों का उपयोग यहाँ पर बीड़ी निर्माण में किया जाता है। और मुख्यतः दोस्तों इसे हरा सोना भी कहा जाता है। हरा सोना के नाम से भी दोस्तों इसे जाना जाता है। एक बांस को भी वैसे हरा सोना कहते हैं। और ध्यान रखिएगा जो तेंदू पत्ता है इसको भी दोस्तों हरा सोना के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? कि बीड़ी आप सभी जानते हैं दोस्तों, राजस्थान के अलावा दोस्तों भारत में भी ज़्यादातर बीड़ी पी जाती है, महंगी होती है। इस कारण दोस्तों इसे हरे सोने के नाम से जाना जाता है। और मुख्यतः ये तेंदू के जो वृक्ष है ये मुख्यतः दोस्तों प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ साइड में दोस्तों ये मिलते हैं। तो जो विकल्प सी है वो यहाँ पर हमारे राइट आंसर है। चलिए अगला है दोस्तों 78 नंबर प्रश्न है कि गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो शानदार प्रश्न ये भी दोस्तों। तो गजनेर जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? वो है दोस्तों यहाँ पर बीकानेर में। कहाँ पर हो जाएगा? बीकानेर में। आसान प्रश्न है ये, तो विकल्प बी सही उत्तर है इस प्रश्न का। अगला देखिए, अगला है अब दोस्तों 79 नंबर प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से क्षेत्र में थारपारकर नस्ल पाई जाती है? तो देखिए अब राजस्थान के क्षेत्र की बात करें तो मुख्यतः जो राजस्थान का पश्चिमी शुष्क क्षेत्र है, यानी ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा। आप सभी जानते हैं यहाँ कि थार का मरुस्थल है। थार को पार करके आई दोस्तों कौन सी नस्ल? थारपारकर नस्ल। ये एक गाय की नस्ल है। किसकी नस्ल है दोस्तों? गाय की नस्ल है। तो इसका भी ध्यान रखिएगा। इसका जो मूल स्थान है वैसे तो सिंध क्षेत्र या फिर दोस्तों जो बाड़मेर क्षेत्र है मालदानी, वो इसका मूल स्थान है। किसका? थारपारकर का। तो पश्चिमी जो शुष्क क्षेत्र है वहाँ पर ये जो थारपारकर नस्ल है ये गाय की नस्ल है, इधर ये पाई जाती है। चलिए और दोस्तों अब गाय के नस्लों की बात करें तो आप सभी जानते हैं
कि राठी जो नस्ल है वो भी दोस्तों एक गाय की नस्ल है। इसके अलावा दोस्तों नागौरी नस्ल भी गाय की है। मेवाती मेवाती नस्ल भी दोस्तों एक गाय की नस्ल है। इसके अलावा कांकरेज, कौन सी? कांकरेज नस्ल भी गाय की नस्ल है। और सांचौरी सांचौरी भी है दोस्तों गाय की नस्ल, सांचौरी। मालवी भी मिलती है दोस्तों, मालवी। हरियाणवी भी है, हरियाणवी। और अजमेरा भी है, अजमेरा। कौन सी? अजमेरा। तो इन सभी नस्लों के बारे में भी ध्यान रखिएगा, पूछ लेते हैं। और वैसे मुख्यतः हमें थारपारकर का पूछा है, तो थारपारकर यह पाई जाती है कहाँ पर? पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में। विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 80 नंबर प्रश्न। लाल दोमट मिट्टी पाया जाने वाला जिला है, तो क्या होगा दोस्तों इसका सही उत्तर? तो देखिए जो लाल दोमट मिट्टी है दोस्तों, ये मुख्यतः राजस्थान की राजसमंद में। कहाँ पर? राजसमंद में। उदयपुर में। कहाँ पर दोस्तों? उदयपुर में। चित्तौड़ में। कहाँ पर दोस्तों? चित्तौड़ में। इसके अलावा डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। इन जो जिलों में ये जो लाल दोमट मिट्टी है ये यहाँ पर पाई जाती है। तो विकल्प देखिए सिरोही, सिरोही तो इनमें से किसी में नहीं, तो ये नहीं होगा। ना कोटा है दोस्तों, ना बीकानेर है। विकल्प सी है डूंगरपुर, डूंगरपुर में ये पाई जाती है। विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला देखिए 81 नंबर प्रश्न है। नाथरा की पाल खान किस जिले में अवस्थित है? तो देखिए दोस्तों जो नाथरा की पाल है वो कहाँ पर अवस्थित है? 81 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अजमेर, उदयपुर, सिरोही या फिर बाड़मेर। तो नाथरा की पाल है दोस्तों कहाँ पर है? उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। विकल्प जो बी है वो यहाँ पर इसका सही उत्तर है। और एक लो अयस्क की खान है। कैसी खान है दोस्तों? लो अयस्क की खान है नाथरा की पाल। और इसके अलावा नाथरा की पाल के अलावा दोस्तों एक थुर हुंडेर भी है। कौन सी? थुर हुंडेर भी है। ये भी एक लो अयस्क की खान है जो कि कहाँ पर है? उदयपुर में। इनके अलावा दोस्तों बात करूँ मोरिजा बानोला की, मोरिजा बानोला खान की, तो ये जो खान है दोस्तों ये है जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में है। ये भी दोस्तों किसकी है? लो अयस्क की। निर्मला रायसेना के नाम से भी ध्यान रखिएगा, आपको नाम पता होगा दोस्तों, दौसा में है। ये भी किसकी खान है? लो अयस्क की। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने अब 82 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि लूणी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृतिक विभाग का एक भाग है? तो जो लूणी बेसिन है वो किसका भाग है यहाँ पर? पूर्वी मैदान का, पश्चिम मरुस्थल का, अरावली की पहाड़ी प्रदेश का, या फिर दोस्तों दक्षिणी पूर्वी पठार का? तो ध्यान रखिएगा जो लूणी बेसिन है, लूणी बेसिन है दोस्तों किसका भाग? यहाँ पर पश्चिमी मरुस्थल का भाग है। किसका भाग है दोस्तों? पश्चिमी मरुस्थल का। और पश्चिमी मरुस्थल में भी एक तो है दोस्तों शुष्क मरुस्थल, एक पूर्णतः जो है, एक तो है शुष्क मरुस्थल, एक नाम है दोस्तों यहाँ पर अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो ध्यान रखिएगा जो लूणी बेसिन है वो अर्ध शुष्क मरुस्थल का यहाँ पर भाग है। इसके अलावा लूणी बेसिन या लूणी घाटी के अलावा बात करूँ, घग्गर का मैदान है। घग्गर का मैदान पे दोस्तों यहाँ पर जो पश्चिम मरुस्थल है उसका भाग है। शेखावाटी क्षेत्र है, नागौर की पहाड़ियाँ हैं, ये सभी दोस्तों पश्चिमी मरुस्थल के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो जो विकल्प बी है वो यहाँ पर हमारे राइट आंसर है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों 83 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप मंद पवनानुमुखी ढाल व तीव्र पवनानुमुखी ढाल वाला होता है? तो अब देखिए इनमें से दोस्तों जो बरखान है, कौन सा? बरखान है जो कि दोस्तों अर्धचंद्राकार अवस्थिति में होता है। किस अवस्थिति में होता है? अर्धचंद्राकार अवस्थिति में होता है। और ये ऐसे रेगिस्तानों में दोस्तों बनते हैं जहाँ पर वर्ष भर एक ही दिशा में हवा चलती है, यानी कि पवनें इस तरफ से चल रही है तो दोस्तों ये इस प्रकार का आकार है, जो टीले होते हैं दोस्तों इस प्रकार के बन जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? बरखान कहा जाता है। यानी कि मंद पवनानुमुखी ढाल, तीव्र पवनानुमुखी ढाल वाला होता है ये, तो इसको ध्यान रखिएगा। विकल्प सी है वो यहाँ पर हमारे राइट आंसर हो जाएगा। ये अर्धचंद्राकार आकृति के होते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न 84 नंबर प्रश्न। राजस्थान में निम्नलिखित में से
कौन सी तहसील में शहरिया जनजाति का घनत्व अधिकतम है? तो कौन सी तहसील में है दोस्तों? दारियावाद, जो कि दोस्तों प्रतापगढ़ की तहसील है। किशनगढ़, किशनगढ़ दोस्तों किसकी है? किशनगढ़ है यहाँ पर बारां जिले की, और छबरा और मांगरोल। तो जो सही उत्तर है वो हो जाएगा यहाँ पर किशनगढ़। किशनगंज है, गढ़ नहीं है, किशनगंज है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो किशनगंज तहसील है दोस्तों बारां जिले में आती है। एक इसके अलावा दोस्तों एक शहबाद, शहबाद तहसील भी है, जहाँ पर दोस्तों सर्वाधिक 98%, कितनी दोस्तों? 98% यहाँ पर जनसंख्या रहती है। किसकी, कौन सी जनजाति की? शहरिया जनजाति की। तो शहरिया जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है दोस्तों बारां में, और बारां में भी कब, कहाँ पर? शाहगंज और दोस्तों किशनगंज में। तो जो विकल्प बी है वो यहाँ पर हमारे राइट आंसर होगा। चलिए अगला है दोस्तों 85 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित वन श्रेणियों में राजस्थान में किसके अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र आवर्त है? तो देखिए दोस्तों इनमें से देखिए कौन सा होगे, निजी वन या अवर्गीकृत या आरक्षित या फिर दोस्तों संरक्षित। तो जो विकल्प डी है वो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। संरक्षित वनों का जो दोस्तों प्रतिशत है वो यहाँ पर सर्वाधिक क्षेत्र पर आवर्त है। यहाँ पर बात करें तो 55%, ध्यान रखिएगा 55% ये जो वन है इसका वन क्षेत्र है। और इनके अलावा अवर्गीकृत की बात करूँ तो अवर्गीकृत वन मात्र दोस्तों 7% ही है, 7% ही है। और आरक्षित की बात करूँ तो यहाँ पर 38% है। लेकिन जो दोस्तों संरक्षित वन है इसका जो वन क्षेत्र है वो यहाँ पर सर्वाधिक है। तो जो विकल्प डी है वो यहाँ पर राइट आंसर है। और दोस्तों ये जो संरक्षित वन होते हैं इसकी जो देखभाल होती है, इसकी देखभाल दोस्तों सरकार द्वारा की जाती है, इसका भी आप ध्यान में रखिएगा। विकल्प डी सही उत्तर। अगला देखिए, अगला है दोस्तों अब देखिए अब 86 नंबर प्रश्न। अब ये भी दोस्तों उस समय करंट का ही प्रश्न था, अब करंट के थोड़े प्रश्न हैं, यहाँ पर थोड़े टिक लगाते हुए चलेंगे। वरुण नामक अभ्यास निम्न में से किससे संबंधित है? तो वरुण नामक अभ्यास था दोस्तों यहाँ पर नौसेना से, ए सही उत्तर था। अगला इसका तो दोस्तों हम पढ़ेंगे ही नहीं, बजट का था तो इसको तो हम पढ़ेंगे ही नहीं, काट देते हैं इसको तो। अगला देखिए कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा मिलिट्री स्टेशन स्मार्ट सिटी मिशन के तहत फैसिलिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये भी करंट का ही था दोस्तों, इसको वैसे काट देते हैं, लेकिन इसका जो सही उत्तर जैसलमेर था। अगला देखिए, अगला ये भी दोस्तों करंट का ही था यहाँ पर, तो इसको भी रहने ही देते हैं यहाँ पर। अगला देखिए 90 नंबर प्रश्न। तो ओम प्रकाश मीठावाल कौन सा पदक जीता राष्ट्रमंडल खेलों में? तो राष्ट्रमंडल खेलों में दोस्तों ओम प्रकाश मीठावाल जी ने जीता था यहाँ पर, कौन सा, कांस्य जीता था, ये सही था यहाँ पर। अगला देखिए बटाडो कुआं। अब बटाडो कुआं का थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि बटाडो, प्रसिद्ध बटाडो कुआं राजस्थान के निम्न में से किस जिले में? तो क्या होगा, बताइए सही उत्तर। बाड़मेर, जयपुर, भरतपुर या फिर दौसा। तो ये कहाँ पर है दोस्तों? बाड़मेर में। विकल्प ए यहाँ पर सही उत्तर था। और जो इसका निर्माण है वो ठाकुर गुलाब सिंह ने पेयजल को उपलब्ध करवाने तो इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? ठाकुर गुलाब सिंह ने। तो दोस्तों जो विकल्प ए है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 92 नंबर प्रश्न। आयुष्मान भारत मिशन का संबंध निम्न में से है? तो आयुष्मान भारत का संबंध दोस्तों किससे है? शिक्षा से, स्वास्थ्य से, वित्त से या फिर खेल से? तो दोस्तों ये केंद्र सरकार की एक योजना है, जैसे चिरंजीवी योजना है उसी प्रकार ये एक योजना है दोस्तों, केंद्र सरकार की योजना जिसका संबंध स्वास्थ्य से है। किससे है? स्वास्थ्य से। इसमें भी दोस्तों बीमा उपलब्ध कराया जाता है, स्वास्थ्य बीमा। और ये 23 सितंबर 2018 से ये संचालित है, इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके तहत अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों के लिए दोस्तों 5 रुपये की सहायता जो राशि है वो प्रदान की जाती है। बी विकल्प सही उत्तर है। अगला देखिए, अगला आप 93 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है? अब देखिए दोस्तों उस समय 2018 में भी कौन थे? ये थे दोस्तों, यहाँ पर नाम देखिए, यहाँ पर तो नाम है ही नहीं, उनका नाम नहीं है दोस्तों।
जो वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है वो है दोस्तों सुरेश एन पटेल। श्री सुरेश एन पटेल वो कौन है दोस्तों? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। लेकिन सतर्कता आयुक्त है वो है दोस्तों यहाँ पर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? श्री एन सुरेश पटेल। नाम ध्यान रखिएगा, श्री एन सुरेश पटेल। और सतर्कता आयुक्त है दोस्तों पीके श्रीवास्तव या फिर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो नाम ध्यान में रखिएगा दोस्तों, वर्तमान में है ये। चलिए अगला प्रश्न। अगला है दोस्तों अब कि गरदड़ा वृहद पेयजल परियोजना राजस्थान के निम्न में से किस जिले से संबंधित है? तो गरदड़ा परियोजना का संबंध है इनमें से दोस्तों किससे? बूंदी से, बारां से, कोटा या फिर झालावाड़ से। तो इसका संबंध है दोस्तों विकल्प ए बूंदी से। ए विकल्प सही उत्तर होगा। अगला देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2018 रेपो रेट। तो ये तो काट ही दो दोस्तों, कोई मतलब नहीं इस प्रश्न का यहाँ पर। अगला 96 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस शहर में भारत सरकार सबसे बड़ा टाटा सेंटर स्थापित करेगी? तो ये इसका सही उत्तर वैसे भोपाल था, वैसे इसका भी मतलब नहीं है प्रश्न का। अगला देखिए लाइब्रेरी प्रोजेक्ट दोस्तों शिक्षा मंत्रालय द्वारा है, यहाँ पर इसका भी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आगे थोड़े करंट के जो प्रश्न हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। तो आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। ये जो राजस्थान जीके के प्रश्न हैं इसकी हमने पूरी व्याख्या के साथ चर्चा की। लगभग दोस्तों 10 से ज़्यादा प्रश्न हैं जो करंट के पूछे गए थे, उनको हमने स्किप किया यहाँ पर। लेकिन जो आपके 40 के लगभग प्रश्न हैं वो राजस्थान के जीके के थे, जिसकी हमने पूरी व्याख्या के साथ यहाँ पर चर्चा की। उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। और अगर इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्नों के वीडियो इस चैनल पर आते रहते हैं। तो बने रहिएगा दोस्तों अड्डा MCQ जीके के साथ। और उम्मीद है कि इसी प्रकार की आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और जल्द ही दोस्तों जो सरकारी नौकरी पाने का ख्वाब है वो भी जल्द पूरा होगा। तो इसी प्रकार प्रैक्टिस करते रहिए। पढ़ने के साथ साथ आप सभी जानते हैं कि प्रैक्टिस की बेहद ही आवश्यकता होती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं दोस्तों प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो मिलते हैं जल्दी नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।